हेलो एवरीवन, चलिए शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो की। और ये वीडियो है लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक से है। और इस पाठ्यपुस्तक के हम पहले ही अध्याय सत्ता की साझेदारी से शुरुआत करने जा रहे हैं। सत्ता की साझेदारी क्या है, इस वीडियो में हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखते हैं हम सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता सबसे पहले जानना जरूरी है, सत्ता क्या होती है। सत्ता एक केंद्र होता है, वो एक ऐसा सेंटर होता है जहां पर सारी की सारी पावर होती है, सारी की सारी शक्तियां होती है, सारे अधिकार होते हैं। ये अधिकार किसी एक व्यक्ति में भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा व्यक्तियों में हो सकते हैं, किसी संस्था में हो सकते हैं। वही सत्ता कहलाएगी। जिसके पास कानून बनाने की शक्ति हो, प्रशासन करने की शक्ति हो, किसी भी तरह का कोई आदेश पास करने की शक्ति हो। व्यक्ति जब दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, दूसरों को आदेश दे सकता है, तो हम कहेंगे उस व्यक्ति के पास सत्ता है, उसके पास पावर है। तो हम जानेंगे सत्ता होती किसके पास है, कौन है हमारे देश में पावरफुल। जैसे पहले राजा होते थे, आपका निरंकुश शासन होता था, राजतंत्र होता था। अगर तब हम पूछते सत्ता किसके पास है, तो आप सीधे से कहेंगे इस आदेश देने की शक्ति केवल राजा के पास है। लेकिन वर्तमान में राजतंत्र तो नहीं है, तो इस लोकतांत्रिक सरकारें हैं। अब लोकतांत्रिक सरकारों में सत्ता किसके पास है, ये सत्ता जिसके पास भी है वो कोई एक व्यक्ति है या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, यही हम इस अध्याय में देखेंगे। जैसा कि हमने कक्षा 9 में एक चैप्टर पढ़ा था, संस्थाओं के कामकाज, चैप्टर का नाम था संस्थाओं के कामकाज। उसमें हमने पढ़ा था सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो क्या हम मान लें कि सत्ता इन तीनों में है? अगर हमने कहा सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो सत्ता इन तीनों अंगों में है? ऐसा नहीं है। इनके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर ये काम करने की शक्ति है, प्रशासन चलाने की शक्ति है। फिर उसके बाद हम आते हैं साझेदारी पर। ये साझेदारी है क्या? सीधा सा वर्ड है, सिंपल है। साझेदारी का मतलब है मिलजुल कर काम करना। किसी भी कार्य को जब व्यक्ति मिलजुल कर करता है तो वो साझेदारी है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि सत्ता अकेले व्यक्ति के पास नहीं है, मिलजुल कर काम करना है तो ये कुछ व्यक्तियों के पास, कुछ संस्थाओं के पास होती है, जिन्हें हम आपस में सहयोग से काम करने की बात कह रहे हैं। लेकिन इससे एक अलग चीज है बंटवारा, सत्ता का बंटवारा। जब सत्ता के बंटवारे में और साझेदारी में अंतर है। जब किसी कार्य को 2 व्यक्ति बांट कर करते हैं तो वो तो सत्ता का बंटवारा हो गया। किसी भी कार्य को, किसी भी पावर को कोई व्यक्ति कहता है ये तुम्हारा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, तो वो सत्ता का बंटवारा है। और जब वो कहते हैं कि ये सारे काम हमारे हैं, हमारी जिम्मेदारी है और हमें मिलजुल कर करना है, तो वो सत्ता की साझेदारी है। पूरी डिटेल में बात करने से पहले, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है, 2 उदाहरण दिए गए हैं, 2 देशों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। श्रीलंका का उदाहरण दिया गया है, बेल्जियम का उदाहरण दिया गया है। पहले उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए सत्ता की साझेदारी क्या है। सबसे पहले श्रीलंका के बारे में जानते हैं। श्रीलंका आपने नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, भारत के दक्षिण में है, हिंद महासागर में स्थित एक देश है छोटा सा। और ये 1948 में स्वतंत्र हुआ था। भारत से बहुत दूर नहीं है, भारत के बिल्कुल नीचे दक्षिण में एक नारियल की शेप जैसा देश है, जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। यहाँ की समस्या क्या थी, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे सत्ता की साझेदारी चैप्टर में, हम देखेंगे। वहाँ के समाज में एक समस्या थी। वहाँ का जो देश था, वहाँ का जो समाज था, वो 2 भागों में बटा हुआ था। वहाँ पर एक सिंहली भाषी लोग थे, एक तमिल भाषी लोग थे। जो सिंहली भाषी लोग थे वो वहाँ के मूल निवासी थे, वहाँ के रहने वाले थे। और जो तमिल लोग थे उसमें कुछ श्रीलंकाई तमिल थे और कुछ भारतीय तमिल थे। भारतीय तमिल का मतलब ये है, जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था या उपनिवेश था, उसी समय श्रीलंका पर भी ब्रिटिश सरकार का कब्जा था। और भारत के तमिलनाडु में रहने वाले तमिलों को ब्रिटिश सरकार ले गई वहाँ के श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए। फिर वो लोग वहाँ से वापस नहीं आए, वहीं के होकर रह गए। इतने लंबे समय से रहने के बावजूद भी इन लोगों को वहाँ की नागरिकता नहीं मिली, ये लोग वहाँ के नागरिक नहीं बन पाए। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही रही है और यही कारण है कि वहाँ पर द्वंद्व की स्थिति बनी, इन दोनों के बीच में विरोध बढ़ा। जैसा कि आपकी बुक में ये मैप दिया हुआ है श्रीलंका का, इसको समझकर हम थोड़ा सा वहाँ की जो स्थिति थी
उसको जान लेते हैं। ये श्रीलंका का मैप है। इसमें आप जो येलो कलर का हिस्सा देख रहे हैं, इसको छोड़कर ये सारे के सारे सिंहली इलाका है। इन सिंहलियों की संख्या यहाँ पर 74% थी, अभी भी है। और ये जो बाकी का इलाका है, आप नॉर्थ में देख रहे हो और थोड़ा सा पूर्व की तरफ देख रहे हो, ये सारे के सारे तमिलों के इलाके हैं। यहाँ पर तमिल रहते हैं। तो जैसा कि इसके अलावा 7% यहाँ पर ईसाई की जनसंख्या भी रहती है। जैसा कि हम मैप से देख रहे हैं, यहाँ पर एरिया में भी और संख्या में भी सिंहली जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी आबादी ज़्यादा है, जबकि तमिल का एरिया भी कम है और तमिल लोगों की आबादी भी कम है। तो इसी को लेकर यहाँ पर एक विवाद बढ़ता है। उस विवाद की हम चर्चा करेंगे। विवाद ये है कि श्रीलंका में जो सिंहली थे वो बहुसंख्यक थे, संख्या में भी सबसे ज्यादा थे, वो 74% थे। और कोई भी लोकतांत्रिक सरकार किस पर चलती है? बहुसंख्यकवाद पर चलती है। जो लोग संख्या में ज्यादा होंगे उनको ज्यादा वोट मिलेंगे और जिसको बहुमत मिल जाएगा उसकी सरकार होगी। इतना तो हम जानते ही हैं। जिसकी सरकार होगी उसके पास सारे राजनीतिक अधिकार होंगे। तमिलों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उन्हें कभी भी श्रीलंका का नागरिक नहीं माना गया और उन्हें कभी भी वो राजनीतिक अधिकार, वो आर्थिक अधिकार, वो सांस्कृतिक अधिकार नहीं दिए गए जो सिंहलियों के पास थे। हमें हमेशा उन्हें दूसरे दर्जे का माना गया, श्रीलंका का निवासी माना ही नहीं गया। सारी की सारी शक्तियां किसके पास थी? सिंहली के पास थी। अब तमिलों ने इस चीज का विरोध किया। विरोध तो होना ही था, वो भी चाहते थे कि उन्हें नागरिकता मिले, बहुत सारे अधिकार मिले। अब सिंहलियों के पास दो रास्ते थे। इस चीज को लेकर जब तनाव बढ़ गया, या तो वो उन्हें अधिकार दे दे या उन्हें वंचित कर दे, या दूसरे शब्दों में कहूं जो हम इस चैप्टर में पढ़ना चाह रहे हैं, या तो उस सत्ता में वो उन्हें साझेदारी दे जिसमें उनका हक था, मतलब राजनीतिक अधिकार दे, या यूं कह सकते हैं प्रशासन में साझेदारी दे, या उनको आर्थिक अधिकार दे, अर्थव्यवस्था में साझेदारी दे, या उनको उनसे वंचित कर दे। और श्रीलंका के जो मूल निवासी सिंहली थे उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने उन लोगों को अधिकार नहीं दिए, बल्कि 1956 में एक कानून पास करके तमिलों को उनके रहे सहे अधिकारों से भी वंचित कर दिया। ये क्वेश्चन आता है अपने आप में कि 1956 में कानून पास करके श्रीलंका की सिंहली सरकार ने तमिलों के साथ किस प्रकार से नाइंसाफी की। तो उन्होंने, या फिर आप कह सकते हैं 1956 के कानून ने तमिल गृह युद्ध को किस तरह से और ज्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद हम गृह युद्ध बताएंगे क्या है। सिंहली भाषा जो थी उसको एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। तमिल चाहते थे कि उनकी भाषा तमिल को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, केवल सिंहली ही एकमात्र राजभाषा होगी। उसके बाद उन्होंने कहा विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज में या गवर्नमेंट जॉब में सिंहली को प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थव्यवस्था से भी और एजुकेशन से भी उनको बाहर कर दिया। फिर संस्कृति की बात करें तो उन्होंने कहा कि श्रीलंका की सरकार केवल बौद्ध मत को संरक्षण देगी और बौद्ध मत को ही बढ़ावा देगी, बाकी क्योंकि यही उनका मुख्य धर्म है। जैसा आपको बता दूं, सिंहली बौद्ध धर्म को मानते थे, तमिल हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानते थे। ये हम देख ही चुके हैं मैप में। सिंहलियों की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 74% थी, और तमिल 18% और ईसाई 7% थे। अब मैं आपको बता रही थी गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है? किसी भी देश में, समाज में जब दो समुदाय या दो से अधिक समुदायों के बीच में आपसी युद्ध होता है, आपसी तनाव बढ़ता है, समस्या बढ़ती है, तो उसे हम गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि 1956 में कानून पास करके श्रीलंका में तमिल लोगों से उनके राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक अवसर छीने गए। वो चाहते थे जैसा वैसा नहीं किया गया उनके साथ। तो रिजल्ट क्या हुआ? वहां पर तनाव बढ़ा। और तमिलों की क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या रिस्पॉन्स उन्होंने दिया? उन्होंने क्या किया? अपनी तमिल राजनीतिक पार्टियां बना ली, नई पार्टियां बनी विरोध करने के लिए। और इन पार्टियों का मकसद क्या था? तमिल को भी राजभाषा बनाई जाए, उन्हें शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिए जाए। और 1980 के दशक में तमिल इलम एक संगठन बना। इलम एक शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है। एक नंबर में पूछ लिया जाता है इलम किस भाषा का शब्द और इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सरकार।
फिर गृह युद्ध, जैसा मैंने आपको बताया है, आपसी संघर्ष दो समुदायों के बीच में अधिकार और शक्तियों को लेकर, जब कोई एक ग्रुप शक्तियों से और अधिकारों से वंचित होता है। तो श्रीलंका के उदाहरण से हमने देखा कि किसी भी समाज में जब एक से ज्यादा ग्रुप होते हैं, जैसा कि श्रीलंका में 2 या 3 थे, एक से ज्यादा ग्रुप होते हैं, तो हर ग्रुप चाहता है कि उनको राजनीतिक शक्तियां मिले, राजनीतिक अधिकार मिले, आर्थिक शक्तियां मिले, आर्थिक अधिकार मिले। तो यही होता है सत्ता में साझेदारी। वो चाहेंगे कि जो पावर है, पावर सेंटर है, सरकार है, उसमें उनका भी योगदान हो, उनको भी बराबर की हिस्सेदारी मिले। यही सत्ता में साझेदारी है। आपको समझाने के लिए आपकी ही बुक में एक और एग्जाम्पल दिया गया है बेल्जियम देश का। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है, यूरोप का छोटा सा देश है। यहाँ पर भी अलग अलग भाषा को बोलने वाले अलग अलग जातियों के लोग थे। जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर डच थे और फ्रेंच थे। डच जो थे वो संख्या में ज्यादा थे, वो 59% थे, लगभग 60% थे। और फ्रेंच थे वो 40% थे, 1% जर्मन लोग थे वहां पर। डच जिस इलाके में रहते थे उसे हम फ्लेमिश इलाका कहेंगे, फ्लेमिश एरिया कहते हैं। और फ्रेंच जिस इलाके में रहते थे वहाँ वो वेलोन कहलाता था। ये जो आपका डच इलाका है ये उत्तर में था, और जो आपका फ्लेमिश इलाका है ये आपका दक्षिण में था। मैं आपको एक बार इसका मैप दिखा देती हूँ, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है। ये देखिए, इसमें दिया गया है, ये पूरा का पूरा जो ग्रीन कलर का है ये आपका डच इलाका है, और ये वाला आपका फ्रेंच इलाका है। लेकिन इसमें क्या थी, डच भले ही आपके संख्या में ज्यादा थे, डच आपके 59% थे, और फ्रेंच जो थे वो 40% थे। लेकिन जो आपके फ्रेंच है वो ज्यादा समृद्ध थे, वो ज्यादा रिच थे, वो ज्यादा पावरफुल थे। वो संख्या में कम होते हुए भी ऐसा नहीं है कि इनकी संख्या ज्यादा है तो सत्ता पर यही लोग होंगे, नहीं। डच की बजाय फ्रेंच ज्यादा रिच थे, इसलिए वो समृद्ध थे, उनके पास ही सारी राजनीतिक पावर थी, सत्ता पर सारा कब्जा उन्हीं का था। यहाँ पर भी एक तनाव बढ़ा। डच लोगों ने 60-70 के दशक में इस चीज को लेकर विरोध किया, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर क्या वही रास्ता अपनाया गया जो कि श्रीलंका में अपनाया गया था? क्या डच लोगों को दबा दिया गया? नहीं, यहाँ पर बेल्जियम ने एक अलग रास्ता अपनाया। इन लोगों को इनके अधिकार दे दिए गए, नए कानून पास किए गए। इनको ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में कि बेल्जियम में ऐसा क्या था, वो सब क्या कानून थे, और भारत में किस प्रकार सत्ता की साझेदारी है। ये सब जानने के लिए आप अगला वीडियो देखिए। थैंक यू।